सब, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 5 और आज हम पढ़ेंगे अणु संख्या गुणधर्म का एक और प्रकार, क्वथनांक में उन्नयन। अब ये अणु संख्या गुणधर्म क्या होता है इसके बारे में हमने सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3 में इसको बता दिया था। कोई बात नहीं, फिर से बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हम जल्दी जल्दी में समझा देते हैं आपको कि अणु संख्या गुणधर्म होता क्या है। अणु संख्या गुणधर्म होते क्या हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब अणु संख्या गुणधर्म के बारे में जाने तो ये क्या करते हैं कि ये वे धर्म होते हैं, ये वे गुण होते हैं, ये वे गुण होते हैं जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति के ऊपर। कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि कणों की प्रकृति के ऊपर, ना कि कणों की प्रकृति के ऊपर, ना कि कणों की प्रकृति के ऊपर। कहने का अर्थ यह है कि यदि हम किसी विलयन में 1 ग्राम ग्लूकोज या 1 ग्राम ग्लूकोज भी मिला दें और 1 ग्राम NaCl भी मिला दें तो दोनों का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, यानी कि जो अणु संख्या गुणधर्म है, ये क्या रहेगा, एक समान रहेगा। ये क्या रहेगा, एक समान रहेगा। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते थे, तो इसके अंतर्गत हमने सबसे पहला लेक्चर देखा था वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। याद है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, इसके बारे में हमने जाना था। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। अब वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का आपने फॉर्मूला भी देखा था, क्या था, देखो P0A माइनस PA डिवाइडेड बाई P0A इज इक्वल टू क्या था, ये जीटा ऑफ विलेय, यानी कि विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। याद आया, सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 3 में हमने कंप्लीट किया था। और आज का हम जो टॉपिक है वो है क्वथनांक में उन्नयन, और ये भी क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा हमारा टॉपिक होगा इसी में, इसी का जस्ट सेम रहेगा, ये हिमांक में अवनमन। इसके ऊपर हमारा अगला लेक्चर होगा हिमांक में अवनमन, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीजन कितना आ रहा है उसके बारे में। और लास्ट हम इसके बारे में पढ़ेंगे परासरण दाब, किसके बारे में, परासरण दाब के बारे में, जिसके ऊपर भी हमारा एक लेक्चर आएगा। तो इतने बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले इतनी बातों को नोट करें, फिर हम क्या करेंगे, अगला हम शुरू करेंगे आज का क्वथनांक। तो क्वथनांक होता क्या है, तो देखिए क्वथनांक के बारे में आप जानते होंगे कि सामान्य से परिभाषा यदि हम कहें तो क्वथनांक होता क्या है, तो कोई भी जो द्रव है वो जब वाष्प में बदलने लग जाए, कोई भी जो द्रव है वो किस में बदलने लग जाए, वाष्प में बदलने लग जाए, तो उस ताप को हम क्या कहते थे, उस ताप को हम क्या कहते थे, क्वथनांक कहते थे। लेकिन यहाँ परिभाषा थोड़ा सा बदला हुआ सा है, यहाँ जो परिभाषा है क्या है, थोड़ा बदला हुआ है। तो चलिए लिखते हैं पहले क्वथनांक परिभाषा क्या है, क्वथनांक होता क्या है। तो क्वथनांक क्या है, तो क्वथनांक वह तापमान होता है, क्वथनांक वह तापमान होता है जहां पर द्रव का जो वाष्प दाब है, द्रव का जो वाष्प बन रहा होगा वो, और वायुमंडलीय जो दाब है, वायुमंडलीय जो दाब है, ये क्या हो रहा होगा, बराबर हो रहा होगा। वायुमंडलीय दाब बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब बराबर होता है करके लिख सकते हो। वह तापमान होता है जहां पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब और वाष्प दाब ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होता है। समझो बात को, जैसे कि मैं कहूं कि कोई मेरे पास क्या था, जैसे कि मेरे पास कोई क्या था, लिक्विड था, है ना, जैसे क्या था, लिक्विड था। अब लिक्विड को नीचे से हम क्या किए जा रहे हैं, गर्म किए जा रहे हैं, तो उसका क्या बन रहा है, वेपर बन रहा है, वेपर बन रहा है। अब ये जो वेपर है ये हमको कब दिखना प्रारंभ होगा, जब ये ऊपर उठना प्रारंभ होंगे। और ये ऊपर उठेंगे कब, जब इसको कोई रोके ना। अब देखो यहाँ पर हम गर्म तो कर रहे हैं, यहाँ से वेपर तो बन रहा है, लेकिन जो इधर से वायुमंडलीय दाब है, समझो बात को कि ये हमारे पास क्या है, लिक्विड है, लिक्विड को हमने नीचे से क्या किया, गर्म किया, वेपर बन रहा है, लेकिन जो ऊपर का वायुमंडलीय दाब है ये अधिक होने से इस वेपर को क्या करेंगे, दबाएंगे, ये ऐसा करके क्या करेंगे, दबाएंगे, इसको दबाएंगे, तो ये वेपर उठ पाएगा क्या, नहीं। फिर से हम इसको गर्म करेंगे, गर्म करते रहेंगे तो हीट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो वेपर बनता जाएगा। तो जब इसका प्रेशर बड़ा नहीं होगा तब तक इस वायुमंडलीय दाब को ऐसे ऊपर नहीं उठाएगा, जब तक इस वायुमंडलीय दाब से अधिक नहीं होगा इसका वेपर प्रेशर, तब तक वायुमंडलीय दाब इसको क्या करेगा, यूं 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 ऐसा करके क्या होता जाएगा, इसको दबाते जाएगा।
तो जब इसका दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा तभी ये क्या होगा, वायुमंडल में जाकर के समाप्त होगा, यानी कि वायुमंडल में जाकर के मिल जाएगा। तो ये कहने बस की बात है कि वायुमंडल, अब देखो फिजिक्स है, थोड़ा तो अधिक होगा ही होगा, एक जैसे कि नहीं कह सकते, थोड़ा अधिक होगा तभी जाकर के वायुमंडलीय दाब में यानी कि वायुमंडल में जाकर के क्या होंगे, ये ऊपर उठेंगे। तो क्वथनांक उन्नयन क्या हुआ, फिर क्वथनांक उन्नयन क्या हुआ, तो क्वथनांक मतलब क्या था कि हमारा जो लिक्विड था ये क्या था, प्योर लिक्विड था। जब हम उसको बना रहे थे यानी कि उसको गर्म कर रहे थे तो वेपर आसानी से बन जा रहा था। अब उसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि अवाष्पशील यानी कि जो वाष्प नहीं बनाता उनको हम क्या कर देते हैं, चुक 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 ऐसा करके हम क्या करते हैं, डाल देते हैं इसके अंदर, है ना। ऐसे हम क्या करते हैं, इसके अंदर अवाष्पशील विलेय को डाल देते हैं। अब ये जो अवाष्पशील विलेय है, ये जब हम इसको गर्म करेंगे तो इसका तो वेपर बनेगा नहीं, ये क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, ऐसा करके क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो ये जो है ये तो खुद जाएगा नहीं, ये तो खुद जाएगा नहीं ना, दूसरा जो विलायक के अणु है उसको भी क्या कर देगा, नीचे दबा देगा, नीचे क्या कर देगा, दबा देगा। तो नीचे दबा देगा तो वो ऊपर उठेगा क्या, वाष्प बन के ऊपर उठेगा क्या, नहीं उठेगा। तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इन जो हमारे जो अवाष्पशील विलेय हैं जो यहाँ सरफेस पर आ चुके हैं, इनको गर्म करके ऊपर उठाने के लिए हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर क्या करेंगे, नीचे से बढ़ाएंगे। तो ये क्या होंगे, और ज्यादा टेम्परेचर पर जाकर के क्या होंगे, ऊपर उठेंगे। तो यही क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। हमने उस अवाष्पशील विलेय को उठाने के लिए टेम्परेचर को क्या किया, बढ़ाना शुरू किया। तब ये जाकर के किसी न किसी टेम्परेचर पर क्या होंगे, ऊपर उठेंगे और वायुमंडल में जाकर के क्या होंगे, समाप्त होंगे, यानी कि वायुमंडल में जाकर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, यानी कि क्वथनांक में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ। क्वथनांक में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ। चलो ग्राफ से समझते हैं क्या कहा हमने। तो ये हमारे पास क्या था, यहाँ पर ये हमारे पास लाइन था। हम इधर लिख लेते हैं किसका, वाष्प दाब। ये हम क्या लिख लेते हैं, इधर वाष्प दाब, और इधर हम लिख लेते हैं क्या, तापमान। इधर हम क्या लिख लेते हैं, तापमान को। और तापमान को हम किस में लिखेंगे, केल्विन में। तापमान इधर बढ़ रहा होगा, वाष्प दाब ऊपर की ओर बढ़ रहा होगा, है ना। और ये हम मान लेते हैं, ये तो देखो सबसे पहले हम यदि विलायक की बात करें तो विलायक को यदि हम गर्म कर रहे थे तो वेपर प्रेशर जो था वो टेम्परेचर के क्या था, समानुपाती था। टेम्परेचर बढ़ रहा था करके वाष्प दाब क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, किसका, विलायक का। तो यहाँ पर हम इसका यदि ग्राफ खींचे तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच, तो ये क्या होगा हमारे पास विलायक का, ये हमारा शुद्ध विलायक का क्या होगा, वाष्प दाब का ग्राफ होगा। ये किसका है, शुद्ध विलायक का, इसका शुद्ध विलायक का, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का। ये क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और दूसरा हमारा जो विलय है जिसमें हमने क्या कर दिया, अवाष्पशील विलय मिला दिया। तो अवाष्पशील विलय मिला देने पर क्या होता है कि उसका वाष्प दाब थोड़ा कम हो जाता है। तो वो क्या होगा, हमेशा शुद्ध विलायक के नीचे रहेगा। शुद्ध विलायक के जो वाष्प दाब होंगे वो ज्यादा होंगे, और अवाष्पशील विलय वाला के विलयन के क्या होंगे, वाष्प दाब कम होगा। तो वो हमेशा क्या रहेगा, इसके नीचे रहेगा। ठीक है, ये किसका है, विलयन का। और विलयन में क्या मिला हुआ है, तो अवाष्पशील विलय मिला हुआ है। क्या मिला है, अवाष्पशील विलय मिला हुआ है, अवाष्पशील विलय मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर विलयन का तापमान क्या, मतलब वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, किसकी तुलना में, शुद्ध विलय की तुलना में। अब यदि हम कंपैरिजन करें कहां पर, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब के साथ, ठीक। तो ये हमारा वायुमंडलीय दाब, ये हमारा क्या, वायुमंडलीय दाब, और ये कितना, 1 atm प्रेशर। तो इस पॉइंट को नाम दे सकते हो x, और इस पॉइंट को नाम दे सकते हो y। इस पॉइंट को नाम दे दो a, ये वाला ग्राफ b, ये वाला c, ये वाला d। तो इसके बारे में यदि हम कहें तो a भी हमारा क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, जिसको टेम्परेचर बढ़ाने पर ये क्या हो रहा है, ऊपर की ओर उठ रहा है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ रहा है। दूसरी बात, विलयन का भी वाष्प दाब क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है, देखो ये भी बढ़ रहा है। तो वाष्प दाब जो है टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, पॉइंट x पर यानी कि बिंदु x पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और किसका, वायुमंडलीय दाब, ये क्या हो रहा है, आपस में बराबर हो रहे हैं। दूसरी बात। तीसरी बात, पॉइंट y पर देखिए, पॉइंट y पर क्या है कि विलयन का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब, विलयन का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब, ये दोनों क्या हो रहा है, आपस में बराबर हो रहे हैं। तीसरी बात भी समझ आ गया। और चौथी बात ये हम देख रहे हैं कि शुद्ध विलायक का जो कर्व है, यानी कि जो AB कर्व है, ये सीधी के हमेशा ऊपर है, यानी कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है ये अवाष्पशील विलय वाले से क्या रहेगा, हमेशा अधिक होगा। क्यों, क्योंकि अवाष्पशील के विलय के जो अणु है ये क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे।
तो ये ना खुद उठेंगे ना विलायक के अणु को उठने देंगे वाष्प बनने के लिए, तो यहाँ पर उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये बढ़ता है। तो बिंदु x के संगत यदि हम क्या करते हैं कि ऐसा टेम्परेचर लाइन खींचते हैं, ये इस प्रकार से टेम्परेचर लाइन, ये इसका टेम्परेचर लाइन, ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो ऐसा। तो ये क्या है हमारा T0B, ये क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, और ये विलयन का क्वथनांक यानी कि टीबी, ये हमारा क्या है, विलयन का क्वथनांक। और इन दोनों के अंतर को हम क्या कहेंगे, डेल टीबी, क्या कहेंगे, डेल टीबी। और यहाँ पर जो डेल टीबी है इसका जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, तो टी बी माइनस टी नॉट बी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि विलयन में यदि कोई अशुद्धि मिला दिया मैंने, यानी कि विलायक में यदि कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया, तो वो जो है थोड़ी देर बाद जा करके उसका क्या होना, भाप बनना शुरू होगा, उसका भाप बनना शुरू होगा। तो डेल टीबी इज इक्वल टू क्या, टीबी माइनस टी नॉट बी, टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू एम, और ये एम क्या है, तो ये एम है हमारा क्या, मोललता, एम क्या है हमारा, मोललता। और मोललता के बारे में आप जानते हैं, यदि इसका फार्मूला बनाना चाहे तो डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलायक का भार, विलायक का भार, और वो भी किसमें, केजी में यानी किलोग्राम में, ठीक, ये होता है इसका फार्मूला। तो ये क्या है, मोललिटी, यानी कि ये किस पर निर्भर कर रहा है, ओनली ऑन विलय के मोललता के ऊपर निर्भर कर रहा है, यानी कि उसके अणु के संख्या पर निर्भर कर रहा है, ना कि अणु कैसा है, चाहे ग्लूकोज मिला लो, चाहे सुक्रोज मिला लो, चाहे फ्रुक्टोज मिला लो, चाहे यूरिया मिला लो, कुछ भी मिला लो, वो क्या करेगा, किस पर निर्भर करेगा, उसकी समस्या, उसके अंकों पर यानी कि उसकी संख्या पर निर्भर करेगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। और ये बात ये भी हम जब समानुपाती नियतांक हटाएंगे तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि डेल टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, केबी इंटू एम, क्या होता है, डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। और एक केबी क्या है, तो केबी एक समानुपाती नियतांक है जिसको हम क्या कहते हैं, मोलल 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 क्वथनांक, मोलल क्वथनांक उन्नयन, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, इसके नाम से जानते हैं, जो अलग अलग विलायक के लिए अलग अलग होता है। यानी कि जैसे कि हम पानी के लिए कहें तो उसके लिए अलग होगा, जैसे हम अल्कोहल कहें तो उसके लिए अलग होगा, तो ये सभी के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है ना। तो ये क्या है हमारा मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो कई बार बोर्ड में इसका परिभाषा भी पूछ लिया जाता है, तो परिभाषा कैसे बोलेंगे, तो यदि हम कहें कि m का मान क्या हो जाए, 1 हो जाए, m का मान क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो डेल टीबी का जो मान है वो किसके इक्वल हो जाएगा, केबी के इक्वल हो जाएगा। m का मान जब 1 होगा तो डेल टीबी का जो मान है किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको कहेंगे कैसे, जब विलयन की मोललता 1 हो, जब विलयन की मोललता क्या हो, 1 हो, तो विलयन का जो मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है वो मोल क्वथनांक में उन्नयन के बराबर है। ये डेल टीबी क्या है, तो क्वथनांक में उन्नयन, यानी कि क्वथनांक में कितना इंक्रीज हुआ, बॉइलिंग पॉइंट में कितना बढ़ोतरी हुआ, क्वथनांक में उन्नयन, तो बॉइलिंग पॉइंट में कितना बढ़ोतरी हुआ इसके बारे में बताता है बोला। ठीक, तो विलयन का वैसे भी कह सकते हैं कि 1 मोल विलय जब 1 किलोग्राम विलायक में घुला हुआ हो, तो विलयन का जो मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है ये क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है, क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है। नोट करो इतनी बातों को, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, इसका यूनिट भी देख लेना। तो केबी का जो यूनिट है ये क्या होगा, तो देखिए लीजिए यहाँ पर कि 2 फार्मूले हैं डेल टीबी के, एक ये फार्मूला और ये फार्मूला, ये तो यहाँ से जो केबी का यूनिट निकलेगा तो ये किस में नापते हैं, केल्विन में, और इसको किस में नापते हैं, तो इसको हम नापते हैं मोल पर केजी में, है ना, इसको हम किस में नापते हैं, मोल पर केजी में। और ये हमारा रहा केबी, तो केबी का यूनिट क्या हो जाएगा, तो केबी का यूनिट हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए ये किलोग्राम इसके साथ आ जाएगा, तो यह हो जाएगा केजी किलोग्राम पर मोल, मोल कहाँ आ जाएगा नीचे, तो केजी किलो, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये हो जाएगा हमारा इकाई इसके लिए। नोट करो, फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमारे पास क्वेश्चन दे रहा है कि 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला क्या, ये भी बताना पड़ेगा, तो C6H12O6। तो 18 ग्राम ग्लूकोज को 300 ग्राम 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में मिलाया गया है या घोला गया है, तो विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। घोला गया है तो विलयन का
क्वथनांक ज्ञात करें, विलयन का क्वथनांक। तो विलयन का क्वथनांक क्या होगा, इसके बारे में हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सॉल्व करें, चलिए। तो हमारे पास क्या था, जल था, जल में हमने क्या कर दिया, ग्लूकोज मिला दिया। अब हमारा जो जल है ये क्या हो चुका है, अवाष्पशील विलय से संबंधित हो चुका है। अब वो बन चुका है ग्लूकोन डी। चलिए तो बनाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या चाहिए सर, जीटा चाहिए। टीबी का मान पूछा जा रहा है, यहाँ पर हमसे पूछा क्या जा रहा है, टीबी के बारे में। अच्छा, कुछ बातें हैं यहाँ पर लिख लीजिए कि जो शुद्ध जल है ना, जो जल है हमारे लिए शुद्ध जल, उसको हम कह सकते हैं शुद्ध जल। इसके लिए जो केबी का मान है ये दिया गया है अपने को 0.052 या 5.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और टी नॉट बी जो शुद्ध जल के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसको हम केल्विन में कहते हैं 373 केल्विन, 373 केल्विन। तो हमसे टीबी का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि डेल टीबी बराबर क्या होता है, टी बी माइनस टी नॉट बी, ठीक है। और एक और फार्मूला होता है टीबी के लिए, क्या फार्मूला होता है, डेल टीबी बराबर क्या होता है, केबी इंटू एम, केबी इंटू एम। तो हम उस फार्मूले से पहले क्या निकाल लेते हैं, डेल टीबी का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ से देखते हैं क्या होगा। तो डेल टीबी बराबर क्या हुआ, केबी इंटू एम। तो डेल टीबी का वैल्यू हमको चाहिए, तो डेल टीबी बराबर केबी, केबी का वैल्यू क्या दिया है 0.52, कितना दिया गया है 0.52। मोलरता का मान कितना दिया गया है, मोलरता के लिए हमको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ग्लूकोज के मोलों की संख्या निकालिए। तो दिया गया द्रव्यमान कितना 18, और ग्लूकोज का जो आणविक भार होता है ये निकाल लीजिए आप यहाँ से C6H12O6। तो कार्बन का होता है 1 का 12, तो 6 लोगों का 12 इंटू 6। हाइड्रोजन का होता है 1, तो 12 इंटू 1, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 6 इंटू 16। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180। और दूसरा बात, विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में। तो ये कितना दिया गया है अपने 1, तो ये क्या हो जाएगा 0.52 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाई 180, तो ये कितना हो जाएगा 1/10। और इसका जो वैल्यू आ जाएगा ये कितना हो जाएगा 0.052, है ना, कितना आ जाएगा 0.052 केल्विन। तो ये डेल टीबी का मान है। अब टीबी का मान हमको चाहिए, तो हमने कहाँ रखा मान, डेल टीबी वाले फॉर्मूले में रखा। तो डेल टीबी बराबर क्या आता है, तो टीबी माइनस टी नॉट बी। तो डेल टीबी का वैल्यू क्या आया 0.052, और टीबी का वैल्यू 373, और टी नॉट बी, सॉरी टीबी का वैल्यू नहीं पता, टीबी का वैल्यू टी बी, और टी नॉट बी का वैल्यू 373 सर। तो 373 को हम क्या ला लेंगे, इधर ला लेंगे, और इसमें ऐड कर देंगे 0.052, और ये हो जाएगा हमारा टीबी का वैल्यू। तो टीबी बराबर क्या हो जाएगा 373.052, ठीक। ये किस में आएगा, और केल्विन में। और ये रहा हमारा आंसर। तो नोट कर, ग्लूकोज, ये सर ग्लूकोज में ग्लूकोज का बिस्किट खाएगा सर, मैं ग्लूकोज का बिस्किट खाएगा, बहुत भूख लग रही है सर मेरे को। तो 9 ग्राम ग्लूकोज, जिसका फार्मूला क्या होता है आप जानते ही हैं, इनको क्या किया गया है 300 ग्राम पानी में खुचुक खुचुक करके डाल दिया। 300 ग्राम पानी में क्या कर दिया, इसको पानी में या जल में कह सकते हो, क्या कर दिया गया है, घोल दिया गया है या घोला गया है। अब सर हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आना शुरू की, सर कौन सा हमारा क्या होगा, विलेय होगा और कौन सा विलायक होगा। सर यहाँ पर तो यूरिया, ग्लूकोज और पानी तीनों दिया गया है, और हमसे पूछा जा रहा है कि विलयन का क्वथनांक क्या होगा, विलयन का क्वथनांक क्या होगा, विलयन का क्वथनांक ज्ञात करें, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। हाँ, तो अब दिमाग में बात आनी शुरू हुई कि सर हम विलेय किसको लें, यूरिया को लें कि ग्लूकोज को लें, और विलायक किसको लें, जल को लें कि इनमें से किसी एक को लें। तो देखिए मैंने आपको सिखाया था कि अणु संख्या गुणधर्म किस पर निर्भर करता है, अणुओं की संख्या पर, ना कि वो कैसा है, चाहे वो यूरिया हो चाहे वो ग्लूकोज हो, दोनों के लिए हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन कुल, तो क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो इसको कैसे निकालोगे, यूरिया का जो भार होता है, इसका फार्मूला तो जानते ही हो ना, यूरिया का जो फार्मूला है ये क्या होता है जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना दिया गया है 6 ग्राम इसका भार दिया गया है, और होता है इसका आणविक भार कितना है 60। और ग्लूकोज की बात करें तो 9 ग्राम इसका भार दिया गया है, और 180 ग्राम होता है इसका आणविक भार। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 6 कम 6 6 दाम 60, 9 कम 9 20 ये, तो ये हो जाएगा 0.1 प्लस 0.05 इसका, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 0.15। ये किसका मान आया अपने पास, एन कुल का मान, है ना, एन कुल का मान आया।
अब हम क्या करेंगे, डेल टीबी का वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा यहाँ पर फिर से वही बात कि केबी का वैल्यू क्या रहेगा, 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और T0 बी का मान 373 केल्विन। अरे बॉइलिंग पॉइंट जानते नहीं हो क्या, शुद्ध उज्जवल का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसको केल्विन में चेंज करोगे तो इतना आ जाएगा। तो डेल टीबी बराबर क्या हो जाएगा, केबी इंटू एम। तो केबी का वैल्यू क्या 0.52 और मोलता क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल सॉल्यूट, यानी कि हमारे पास कितना है 0.15 नंबर ऑफ मोल्स। और विलेय का जो भार दिया, सॉरी विलायक का जो भार दिया गया वो किसमें दिया गया है, ग्राम में। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 1000 से डिवाइड करके, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल और 10 को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.52 मल्टीप्लाई 0.15 इंटू 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0.52 मल्टीप्लाई 1.5, ठीक है, ये 1.5 हो जाएगा क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 दूनी 30, हाँ सीधा ही 3, और ये हो जाएगा 15 5 75 और 3 ये हो जाएगा हमारे पास 78 जीरो। और ये किसका वैल्यू है, डेल टीबी का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, डेल टीबी का। तो हमारे पास डेल टीबी का वैल्यू आ गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम टीबी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डेल टीबी बराबर क्या हो जाएगा, के बी इंटू, सॉरी के बी कहते हैं टी बी माइनस टी नॉट बी, टी बी माइनस टी नॉट बी। और इसका कितना वैल्यू आया 0.78, टीबी का वैल्यू नहीं पता, टी नॉट बी का 373, तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टीबी बराबर 373.78 केल्विन। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट आओ 3 ग्राम अवाष्पशील विलेय, विलेय का नाम नहीं दिया गया है ना इस बार, तो 3.3 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 125 ग्राम बेंजीन में C6H6 फॉर्मूला जानते हैं ना, C6H6 में घोला जाता है या मिलाया जाता है या डाला जाता है, जो कहो घोला जाता है। बेंजीन का क्वथनांक आप जानते हैं, तो लिख लीजिए बेंजीन का जो क्वथनांक है ये कितना होता है, तो बेंजीन का क्वथनांक होता है 80 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक, ये ब्रैकेट में लिख लीजिए। यदि घोल का क्वथनांक यानी कि जो विलयन है उसका क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक 80.66 डिग्री सेल्सियस हो, कितना हो 80.66 डिग्री सेल्सियस हो, तो 3.2 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। तो अवाष्पशील विलेय का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए या आणविक भार ज्ञात कीजिए कह सकता है। अवाष्पशील विलेय का द्रव्यमान ज्ञात करें, अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। यह हमसे क्वेश्चन बी। तो डेल टीबी बराबर क्या होता है, तो टीबी माइनस टी नॉट बी, यह होता है अपने पास टीबी माइनस टी नॉट बी। हमको टीबी का वैल्यू कितना दिया गया है 80.66, विलियन का क्वथनांक 80.66 और इसका मान कितना दिया गया है 80, तो दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.66। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर केल्विन में चेंज करते तो क्या होता, तो भी अंतर सेम ही आता, तो भी अंतर हमारा क्या आता, सेम ही आता। अब डेल टीबी का वैल्यू हमने निकाल लिया, तो डेल टीबी का जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होता है, तो केबी इंटू एम, और ये जो एम है ये किसके बराबर होता है, तो फिर से लिख देते हैं हमको, तो केबी इंटू विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलायक का भार, और विलायक का भार किसमें, विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में, डिवाइडेड बाय विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में, विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में। और मोलों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, तो यहाँ पर यह हो गया 0.66 बराबर केबी का वैल्यू कितना दिया गया है अपने को, तो केबी का वैल्यू देखो 3.2, तो 3.2 मल्टीप्लाई इसका विलेय का भार अपने को दिया गया है 3.3 ग्राम, 3.3 ग्राम। आणविक भार नहीं पता, आप लिख लीजिए एमबी करके, और विलायक का भार अपने को दिया गया 125 ग्राम, उसको भी आप इसमें कन्वर्ट करेंगे तो किलोग्राम में, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1000,
डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1000। तो हम 1000 को किसको मैं लिख लेता हूँ 66 डिवाइडेड बाई 100, 3.2 है तो 3.2 ही लिख देते हैं उसको, या 3.2 को 32 डिवाइडेड बाई 10 लिख देते हैं, है ना। और ये क्या हो जाएगा 3.3 है, 3.3 मल्टीप्लाई या डिवाइडेड बाई MB मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 125। तो यहाँ से एक डेसिमल काटा, यहाँ से एक जीरो काट दिया, तो ये हो गया 33 और ये हो गया 2, और यहाँ से एक जीरो और काट लीजिए आप, ठीक है। ये इस जीरो को छोड़ो, इस जीरो को काट लेता हूँ, और यहाँ क्या हो जाएगा 25 पंचे 125 और ये हो जाएगा 25 चौक 100, 25 चौक 100, ठीक है। यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और यहाँ से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, 10, ठीक, 5 दूनी 10, ठीक 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 ठीक। तो 32 दूनी 64 दूनी 128, तो लगभग वही करीब आ रहा है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो MB बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि MB इधर आ जाएगा, तो 32 इंटू 2 इंटू 2, तो ये लगभग कितना आया 128 ग्राम पर मोल के बराबर आया, 128 ग्राम। तो आज का जो क्लास है हम इसको यही विराम करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको जितना भी मैंने आज समझाया क्वथनांक में उन्नयन के बारे में आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, आगे इसको शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।